तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम सभी टॉपिक को कवर कर चुके हैं पहले ही। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट को कर चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वाले पार्ट को कर चुके हैं, गेमेटोजेनेसिस को भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे का मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं लगभग, और यहाँ पर खासकर हार्मोन्स वाला जो टॉपिक है वो स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आता है, तो यहाँ पर अच्छे से समझना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किन के अंदर पाई जाती है पहले तो ये समझे अच्छे से। आप पहले भी पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि प्राइमेट्स जो होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, यानी कि प्राइमेट के अंदर जो फीमेल होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। और अगर हम ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वो लगभग 28 से लेकर 29 डेज़ की होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी के द्वारा एक ओवम को रिलीज किया जाता है उसके मिड टाइम पर, यानी कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो 28 से 29 दिन की है, तो उसके बीच वाले मिड फेज में यानी कि 14 से 15 डेज वाले फेज में एक ओवम रिलीज किया जाता है एक ओवरी के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से, तो समझना। और ओवम क्या है, ओवम जो है वो फीमेल गैमेट से, यानी कि एग हम कह सकते हैं क्योंकि वो ही मेन फीमेल गैमेट से, तो इस वजह से उसका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम देख चुके हैं गैमेटोजेनेसिस भी देख चुके हैं, तो गैमेटोजेनेसिस जब गैमेट्स बन जाते हैं तो एक्चुअल में ओवम रिलीज किसके द्वारा होता है, ओवरी के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही रिलीज होता है। तो समझना अच्छे से, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, यानी कि जो फीमेल प्राइमेट है, एग्जाम्पल जैसे कि मंकी की हम बात करें, ऐप की बात करें, या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करें, इनके अंदर जो साइकिल होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनके अंदर कौन सी साइकिल पाई जाती है, एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्च। ध्यान रखना, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, लगभग प्यूबर्टी पर किस टाइम पर स्टार्ट होती है, जब लगभग अगर हम फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की बात करें तो लगभग 10 से लेकर 13 साल की प्यूबर्टी का टाइम इस टाइम होता है, ठीक है। तो इस टाइम पर फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और इसको कहा जाता है मेनार्च। ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिपीट होती है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 से 29 दिन। तो ध्यान रखना, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से लेकर 29 दिन की होती है, पर ये थोड़ी वेरिएबल होती है, और ऐसे में कभी कभी 7-8 दिन ज़्यादा भी हो सकती है। नॉर्मली अगर हम देखें तो 25 से लेकर 35 डेज के बीच में ये वेरिएबल रहती है, ठीक है। तो इतना कम ज़्यादा 4-5 दिन हो सकते हैं। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि लगातार जो रिपीट होती है एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, इसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं करने वाले क्योंकि पूछा भी नहीं जाता आपसे एग्जाम में, तो वैसे हम कंप्लीटली अभी एनसीईआरटी बेस्ड ही कर रहे हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड, यानी कि ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडिल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बीच वाले फेज में, मिडिल फेज में क्या किया जाता है, एक ओवम को रिलीज किया जाता है, और ओवम जो है वो एक्चुअल में क्या है, फीमेल गैमेट्स हैं, ठीक है। ये पहले समझ लें आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अच्छे से समझना इस वाले ग्राफ को। यहां पर आपको 2 इवेंट्स दे रखे। पहले तो ये समझे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस कितने होते हैं। पहला फेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन है, जो आपको 1 से लेकर 5 दिन का दे रखा है। दूसरा फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज है, जिसका नाम प्रोलिफरेटिव फेज भी होता है। ये लगभग 5वें से लेकर तो ये लगभग 13वें दिन तक का होता है, ठीक है। तो कौन सा फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज। और तीसरा फेज फिर ओवुलेशन होता है यहाँ पर, तो 14th डे को क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ये तीसरा फेज जो है ओवुलेशन वाला है। और चौथा फेज जो है 15 से लेकर लगभग यहाँ पर 28वें दिन तक का होता है। इसको क्या कहा जाता है, लूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो लूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। क्या लूटियल 15 से लेकर तो 28वें दिन तक का, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला 15 दिन के बाद वाला पूरा लूटियल या सिक्रेटरी फेज होता है। तो 4 फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता है। मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलिफरेटिव भी कहा जाता है, उसके बाद में ओवुलेशन फेज जिसको ओवुलेटरी फेज कहते हैं, और अगला लास्ट वाला है लूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। तो ये
फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ध्यान रखना है। इनके डेज भी याद रखना है, एक है 1 से लेकर 5 डेज़ का, दूसरा है 5 से लेकर लगभग 13 डेज़ का, अगला है 13 और 14 डेज़ के बीच का, फिर है 15 से लेकर 28 तक का। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हमें चेंज देखने को मिलते हैं वो थोड़ा समझना है। देखो यहाँ पर आपको 2 चेंजेस दे रखे हैं, एक तो यूटेरियन इवेंट्स दे रखे हैं, देखिए यूटेरस के अंदर क्या चेंज आता है, और एक दे रखा ओवरियन इवेंट्स दे रखा है, यानी कि ओवरी के अंदर क्या चेंज आता है। तो 2 चेंज आपको ध्यान रखना है कि इन फेजेस के दौरान ओवरी के अंदर क्या चेंज आता है और इन फेजेस के दौरान यूटेरस के अंदर क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहले यूटेरस के अंदर देखना आपको, ये वाला यूटेरस दिखाई दे रहा है आपको, यूटेरस की लेयर है। यूटेरस में 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर यूटेरस के अंदर होती हैं, जिसमें हमें पता है कि उसकी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसकी वजह से ही एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो ब्लीडिंग होती है उसी की वजह से होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये एंडोमेट्रियम जो दिखाई दे रही है यूटेरस की शुरुआत में तो काफ़ी बड़ी थी थिकनेस इसकी, पर जैसे ही मेंसेस फेज आता है तो उस समय ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है फट जाती है और इसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लीडिंग लगभग 1 से लेकर नॉर्मली 3 से लेकर 4 और 5 डेज़ की हो सकती है। ठीक है, तो 1 से लेकर 3 दिन तक नॉर्मली होती है, पर ये 5 दिन तक हो सकता है, इसी वजह से हम 1 से लेकर 5वें दिन को हम ब्लीडिंग फेज या मेंसेस फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे अब आगे की तरफ जो है ये एंडोमेट्रियम लेयर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, दिखाई दे रही है, साइज में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये किसकी वजह से बढ़ती है? हार्मोन्स के कारण बढ़ती है। अभी हम देखेंगे कौन सा हार्मोन इसको बढ़ाने का काम करता है। और फाइनली अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम ग्रोथ किस टाइम पर होती है इसकी? लगभग 21 से लेकर 25वें दिन तक इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। ठीक है, तो 21वें से लेकर 25वें दिन तक एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होने का होता है, एक्चुअल में इम्प्लांटेशन होने का होता है। अगर मान लो ओवम 14 डे को रिलीज़ हो जाता है और उसी टाइम पर कौन आने वाला होता है? स्पर्म्स यानी कि आ जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो ऐसे में जाइगोट को वहाँ तक यूटेरस तक जाने में 6 से 7 दिन लगते हैं, और इस वजह से 6-7 दिन बाद में वो क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। तो इसलिए उस समय तक मैक्सिमम इसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। मैक्सिमम ये इसकी थिकनेस रहती है ताकि इम्प्लांटेशन हो पाए, क्योंकि इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में जाकर ही होता है। क्लियर है? तो ये हमने एंडोमेट्रियम का इवेंट देखा। अब दूसरा देखो, ओवरी के अंदर क्या चेंज आते हैं। ये ओवरी के स्टार्टिंग के फॉलिकल से, प्राइमरी फॉलिकल्स जिसे हम कोई कह रहे हैं, ठीक है, ये फॉलिकल्स धीरे धीरे क्या होते हैं? डेवलप होते हैं और ये डेवलपिंग फॉलिकल्स बन जाते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल बन जाते हैं, और टर्शरी के बाद में फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं, जिनको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही वो बनते हैं, इस समय एस्ट्रोजन का लेवल भी है, क्योंकि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स या फिर कह दें कि फॉलिकल्स जो है लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कर रहे होते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं और जैसे जैसे टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल्स बनने लगे, तो इस वजह से एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि ये फॉलिकल्स क्या करवाते हैं? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज होता है तो एस्ट्रोजन एकदम से नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर ओवरी के फॉलिकल्स से क्या होता है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और आगे जाकर क्या होता है? मान लो 14 डेज को क्या होता है? ये ओवम रिलीज हो जाता है। अभी हम देखेंगे क्यों रिलीज होता है, पर केवल इवेंट को समझ ले एक बार। ठीक है, ये ओवुलेशन जो होता है अगर 14 डेज को होता है, मान लो होते ही है नॉर्मली, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ओवम तो इसका रिलीज हो जाएगा, और ये बचे हुए पार्ट को क्या कहेंगे हम? एक्चुअल में कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये बचा हुआ पार्ट जो है इसका येलो कलर बन जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे? कार्पस लूटियम कहेंगे। ठीक है, तो ये कार्पस लूटियम बन जाएगा। कार्पस लूटियम जो है ये धीरे धीरे अब जैसे ही कार्पस लूटियम बनने लगेगा, तो इसकी वजह से, क्योंकि कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है अभी तक प्रोजेस्टेरोन एक जैसा था, पर जैसे ही कार्पस लूटियम बना उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा, और प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम लेवल तक किस समय रहता है? लगभग 21वें से लेकर तो 25वें दिन में। 21वें से लेकर 25वें दिन पे मैक्सिमम लेवल पर प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, और इसी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर की ग्रोथ उस समय सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जैसे ही अब मान लो इस समय इम्प्लांटेशन अगर नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो कार्पस लूटियम है डीजनरेट हो जाएगा धीरे धीरे, दिखाई दे रहा है।
हाँ, डीजनरेट अगर नहीं होगा तो नई मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ पाएगी। तो फिर तो लगातार बना रहेगा, डीजनरेट नहीं होगा फिर वो। उसका काम ही रहेगा ना प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना उसी का काम रहेगा, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम लेयर को बनाने का काम वो ही करता है शुरुआत में। उसके बाद में फिर और हार्मोन भी आ जाते हैं, जैसे और भी HCG आ जाता है, HPL आ जाता है, तो फिर वो भी करवाते हैं, पर शुरुआत में यही करवाता है। ठीक है, अब इन हार्मोन को अच्छे से समझना है पूरे पार्ट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ऊपर वाला देखो, ये हमारे पिट्यूटरी हार्मोन से, पिट्यूटरी हार्मोन यानी कि इनको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो गोनाड से जो रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और LH जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये शुरुआत में ज़्यादा मात्रा में रहता है और ये LH जो होता है काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में होता है। तो जब समझना, यहाँ पर जब LH की मात्रा घट जाती है, जब LH की मात्रा घट जाती है, कम हो जाता है LH, उस समय ही एक्चुअल में अगर LH कम होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम होगा, तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा। नहीं, LH कम होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी कम, एस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से दोनों को भी कम करवा देता है और इसके कारण नया मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ध्यान रखना अच्छे से। तो जब LH कम होता है तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी कम हो जाते हैं और उसकी वजह से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से फिर एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने की वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो ये नई मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरीके से होती है। अब समझना है, अब जब जैसे ही नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई तो मेंसेस फेज चल रहा है, उस समय LH की मात्रा कम है और FSH जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, LH जो है वो बढ़ने लग जाता है, ल्यूटेनाइजिंग बढ़ने लग रहा है धीरे धीरे, और FSH भी अब वो कोई यानी कि वो कांस्टेंट ही, वो बढ़ नहीं रहा है, परंतु LH फाइनली 13वें और 14वें दिन जाकर क्या हो जाएगा, पिक पर पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से जो FSH है वो भी पिक पर पहुंच जाएगा 13वें और 14वें दिन के टाइम पर। तो जब 13वें और 14वें दिन के टाइम पर FSH और LH, खास तो LH है की काम है, ध्यान रखना। तो LH जब टॉप पर पहुंच जाता है तो उसकी वजह से वो क्या करवाता है, जो फॉलिकल्स थे, मैच्योर फॉलिकल्स थे, उनको ब्रेक करवा देता है। हाँ, और इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल से क्या करवा देता है, ओवम को रिलीज करवाता है। तो ओवम किसके कारण रिलीज हो रहा है, LH की मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण। ठीक है, और इस वजह से इस कंडीशन को कहा जाता है LH सर्ज। क्या कहा जाता है, LH सर्ज कहा जाता है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, और फिर आगे क्या होगा, फिर LH धीरे धीरे वापस आ जाएगा, फिर और कम होगा और फिर नई मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। तो ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और LH और FSH सभी हार्मोन का आपको ढंग से सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब NCERT की लाइनें देखना है हमें। देखो, ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, फिगर में आपको दे रखे हैं, द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 से 5 डेज। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये कब स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और ये लगभग 3 से लेकर 5वें दिन तक रहता है। पहले, हाँ, मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि ब्लीडिंग वाला पार्ट, तो लगभग 3 से लेकर 5वें दिन तक रह सकता है। ठीक है, आगे देखो, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। यूटेरस की एंडोमेट्रियम जब ब्रेक होती है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, नया फेज, एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। यानी कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है, एक लिक्विड वाला पार्ट होता है, ब्लड वेसल्स वाला पार्ट आता है, लिक्विड वाला पार्ट आता है। ठीक है, और कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग भी रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इस वजह से यही हमारा क्या बनाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड को बनाता है। ठीक है, आगे ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुएशन ओनली ओकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ध्यान रखना, अगर रिलीज्ड ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, पर अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो ऐसे में नई जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, ऐसे में प्रेगनेंसी हो जाएगी।
ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, तो अगर मान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो गई हो। हाइवर इट मे ऑल्सो बी कोज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कोजेस, परंतु ऐसा भी हो सकता है किसी और दूसरे कारण की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकती है, जैसे कि किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, तनाव हो, पुअर हेल्थ अगर हो किसी लेडी की, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, और मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में दूसरा फॉलिकुलर फेज आता है जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो है फाइनली डेवलप होकर क्या बन जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बना लेते हैं, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, और जो एंडोमेट्रियम है यूटेरस की वो भी क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, ठीक है, वो भी वापस से आने लग जाती है, दिखाई दे रहा है ना, साइज बढ़ने लग जाती है उसकी, ठीक है। दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन, और ये जो एक्चुअल में ओवरी के अंदर और यूटेरस के अंदर जो चेंज आ रहे हैं ये किसके कारण आ रहे हैं, एक तो ओवरी के हार्मोन के कारण। ओवरी के हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और एस्ट्रोजन रिलीज कहाँ से हो रहा है, फॉलिकल से। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, कार्पस लूटियम से, हाँ कार्पस लूटियम वाले पार्ट से। और जो LH और FSH है वो कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये हार्मोन्स का अच्छे से समझना, वैसे तो हमने समझ लिया है पर अब NCERT की लाइनें भी ध्यान रखना है आपको। क्या है, गोनेडोट्रोपिन यानी कि LH एंड FSH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, यानी कि फॉलिकुलर फेज यानी कि सेकंड वाले फेज के दौरान ये लगातार क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो लगातार इस फेज के दौरान वो क्या होते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं, ध्यान रखना है। एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोविंग फॉलिकल्स, ठीक है। और क्या होता है, स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, यानी कि इसकी वजह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी बढ़ने लगता है, एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय द ग्रोविंग फॉलिकल्स, और वो ग्रोविंग फॉलिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी करने लग जाते हैं, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल अबाउट 14th डे, तो LH भी और FSH भी 14वें दिन को लगभग पिक पर पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू ए मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कोल्ड LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें सिक्रेशन हो जाएगा तो इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स जो हो जाएंगे वो क्या होने लग जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर यानी कि टूटने की वजह से ही क्या होगा, उससे ओम रिलीज होगा, ठीक है, LH की वजह से, हाँ ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से। एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम यानी कि ओवुलेशन हो जाएगा। द ओवुलेशन यानी कि ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द लूटियल फेज, और इस ओवुलेटरी फेज के बाद में अगला फेज कौन सा आ जाता है, लूटियल फेज आ जाता है। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इज द कार्पस लूटियम, और जो बचा हुआ पार्ट रहता है ग्राफियन फॉलिकल्स का वो कार्पस लूटियम में यानी कि येलो कलर के कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। द कार्पस लूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, और ये क्या करवाता है, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस करवाता है, एंडोमेट्रियम लाइन का, ठीक है। इसी की वजह से आगे प्रेग्नेंट यानी कि इम्प्लांटेशन हो पाता है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी, ऐसा क्यों कर रहा है बोर्ड आज, तो ध्यान रखना है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, तो फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम ज़रूरी होता है। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो उसके लिए भी ये कई सारी इंपॉर्टेंट तरीके से ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ध्यान रखना अच्छे से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, ध्यान रखना प्रेगनेंसी के दौरान सारे के सारे ये जो हम ये कह रहे हैं कि सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है, उस समय कोई मेंस्ट्रुएशन वाला फेज नहीं होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस लूटियम डीजनरेट, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कार्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और इसके कारण एंडोमेट्रियम टूट जाएगी लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, और उसकी वजह से नई साइकिल आ जाएगी,
ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, और ह्यूमन बीइंग के अंदर लगभग 50 साल की एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ठीक है। इसको मीनोपॉज कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना मीनोपॉज कहलाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना मेनार्च कहलाता है। तो ध्यान रखना अच्छे से। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेजेस, ठीक है। तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक तरीके से इंडिकेटर होता है अगर सही तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है तो, और अगर सही तरीके से प्रॉपर नहीं आ रही तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है रिप्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो उस लेडी के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको कोई ना कोई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बीमारी हो कुछ भी, या फिर नॉर्मल बीमारी भी उसको हो सकती है। क्लियर है? तो अच्छे से ध्यान रखना है वाला पार्ट। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। यहाँ पर ये वाला पार्ट भी दे रखा है आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर ध्यान देने का, तो ये भी आप एक बार देख लेना शॉर्ट में। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाइजीन का और सैनिटेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब फीमेल के लिए जो उस तरीके की जो ब्लीडिंग होती है उसका किस तरीके से ध्यान रखा जाए, ठीक है। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स, ये सभी फीमेल के लिए दे रखे हैं, ठीक है। चेंज सैनिटरी नैपकिन ऑफ और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली, रैपिंग इट विद ए यूज्ड paper. Do not throw the used napkin in the drain pipe of toilets or in the open area. After handling the napkin, wash hands with soap. तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है फीमेल के लिए।